हाय, मैं हूं निशान सर। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 का चैप्टर 4 केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, जिसका 2 वीडियो आपको पहले से मिल चुका है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा की और विभिन्न जो रसायनज्ञ थे उनके द्वारा जो परमाणु मॉडल थे उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। उनमें से एक रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, जिसकी कमियां ये था कि उनका जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था चारों ओर, उसका ऊर्जा बाहर निर्मुक्त होता था और इलेक्ट्रॉन जो परमाणु जो था वो अस्थिर था। तो उस कमी को पूरा किया नील्स बोर ने। बोर का परमाणु मॉडल के माध्यम से इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, अर्थात अगर ये परमाणु है तो ये आपका नाभिक है और ये एक निश्चित कक्षा जैसे K है, L है, M है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, 1 2 3 4 भी, तो निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के दौरान इसमें से कोई भी ऊर्जा का विकिरण बाहर नहीं निकलता। तो नील्स बोर ने समस्या का समाधान कैसे किया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जैसे K, L, M, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। और दूसरा था, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता था। जो बोर का जो कमी, रदरफोर्ड का जो कमी था, उस कमी को नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में पूरा किया, उस कमी के बारे में बताया और ये बताया कि परमाणु स्थिर है। जब भी इलेक्ट्रॉन विविध कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसका कोई भी विकिरण बाहर नहीं जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि विभिन्न परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता कैसे, इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। तो हम जानते हैं जैसे कि ये परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, इसमें विविध कक्षा जैसे K है, L है, M है इत्यादि, उससे हम समझेंगे। तो पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन का वितरण। इलेक्ट्रॉन वितरण क्यों करना है देखते हैं। जैसे नाभिक K कोष, L कोष, M कोष और N कोष, इसको 1 2 3 4 भी लिखा जा सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं सिंपल K, L, M, N, 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपका 2n²। इस फार्मूले के आधार पर ही विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है। यहाँ पर फार्मूले में जो n है, n की जगह पर कोष की संख्या को रखेंगे। जैसे अगर 2n² है, आपको पहला कोष के लिए निकालना है, पहला कोष के लिए तो 2 पहला कोष है तो n की जगह पर 1 लिखेंगे, मींस 1 का स्क्वायर। दूसरे कोष के लिए निकालना है तो 2 n की जगह पे 2 लिखेंगे, मींस 2 का स्क्वायर। तीसरे कोष के लिए निकालना है तो n की जगह पे 3 लिखेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर। और चौथे कोष के लिए निकालना है तो n की जगह पे 4 लिखेंगे। अब निकालते हैं, देखते हैं। जैसे 2 है पहले कोष के लिए तो 2 × 1 × 1 मतलब n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 × 1, अर्थात पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। दूसरे कोष की यदि बात करते हैं तो n की जगह पे 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर तो 2 × फार्मूला के अनुसार 2 का स्क्वायर तो 2 × 2, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। तीसरे कोष की यदि हम बात करें तो 2 × मींस 3 का स्क्वायर तो आपका 18 हो जाएगा। अगर हम चौथे कोष का बात करें तो n की जगह पे 4 होगा, मींस 4 का स्क्वायर तो 4 × 4 = 32। तो चौथे कोष में रखा जाएगा इलेक्ट्रॉन 32। ये हम लोगों को विस्तार से आगे पढ़ना है, लेकिन क्लास 9 और 10 में जो पढ़ना है उस आधार पर अगर इलेक्ट्रॉन का वितरण करें तो सिंपल वे में होगा कि पहला कोष में आपको 2 रखना है, बाकी में अगर आप 8 भी रखते हैं तो उस कोष को भरा हुआ माना जाता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन का वितरण कि पहले कोष में क्लास 9 और 10 के अनुसार पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे में 8 रखेंगे, तीसरे में भी 8 और चौथे में भी 8। अगर फार्मूला के अनुसार जाते हैं 2n² के अनुसार तो पहले में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32। अब हम आते हैं संयोजकता की ओर कि विभिन्न तत्वों का संयोजकता कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो संयोजकता प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण का आना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम और क्लोरीन की बात करें तो संयोजकता कैसे निकलेगा। सोडियम का कुल परमाणु जो संख्या होता है
तो 11 होता है। पहले के वीडियो में मैंने बताया था और बोला भी थी, आप लोग उसे याद कर लेंगे। 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, सल्फर का 16 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। अब इसे हम K, L, M, N कोष में बांटने का प्रयास करेंगे। जैसे K, L, M, N। तो जैसा कि वहां इलेक्ट्रॉन वितरण में हमने देखा था, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो K कोष में किसी भी कंडीशन में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखा नहीं जा सकता। तो पहले में 2, हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 11 है, सोडियम। तो पहले में 2 रखेंगे, दूसरे में कितना रख सकते हैं, वहां पे 8 है, तो दूसरे में 8 रखा जाएगा। तो 8 और 2 10 हो गया, कुल 11 है। तीसरे कोष के लिए हमारे पास 1 बच रहा है, रख सकते हैं 8 भी, लेकिन हमारे पास कुल 1 ही है, इसलिए तीसरे कोष में हम 1 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अब मैग्नीशियम में आते हैं, पहले कोष में कितना रखना है, तो 2, दूसरे में 8, तो 8 और 2 10। अब हमारे पास 2 बच रहा, तो तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा। सल्फर में आते हैं, सल्फर में पहले कोष में 2 रखना है, कुल हमारे पास 16 है, दूसरे में 8 रखेंगे, तो 8 और 2 10 हुआ, टोटल 16 है। तो तीसरे कोष के लिए हमारे पास अब 6 बच रहा है, तो तीसरे कोष में 6 रखेंगे। यहाँ का फिर से समझ लीजिए, तीसरे कोष में हम ज्यादा से ज्यादा 8 रख सकते हैं, तो 8 से कम अगर है तो तीसरे कोष में रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तीसरे कोष के लिए 1 बचा था, यहाँ 2 बचा था, तो यहाँ पर 6 बचा था। अब पोटेशियम आते हैं, टोटल 19 है, पहले में 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा, 8 8 16 2 18, 1 बच रहा, तो यहाँ पर चौथे कोष में हम 1 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। कुल पहला में 2 रख सकते थे, 2 रख दिए, 8 रख सकते थे, 8 रख दिए, तीसरा में भी 8 रख सकते थे, रख दिए। अब कुल हमारे पास 18 हो गया, जबकि था 19, तो चौथे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा। अब क्लोरीन का आते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन वितरण। अब हम जानेंगे कि संयोजकता निकलता कैसे, संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मली कोई भी तत्व, चाहे वो धातु है या फिर अधातु है, अभिक्रिया क्यों करता है? अभिक्रिया इसलिए करता है ताकि वो अपने बाहरी कोष को भर सके। जैसे सोडियम का बाहरी कोष यदि M है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास 2 है तो भी चाहेगा 8 हो, इसके पास 6 भी चाहेगा 8 हो। अर्थात कोई भी तत्व अभिक्रिया करता ही इसलिए है ताकि उसका बाहरी कोष इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भर जाए। अब इलेक्ट्रॉन से भरेगा कैसे? तो 2 तरह से भर सकता है। पहला, यदि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे दें तो भर जाएगा, और कहीं से ले लें तो भर जाएगा। जैसे अगर सोडियम और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसका बाहरी कोष L हो जाएगा, L कोष में 8 है और 8 होना भी चाहिए, मतलब भर जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये सोडियम है, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, तो 1 और 7 मिलकर 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे हो गया और 8 होना भी चाहिए। तो कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन दे करके या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके अपनी बाहरी कोष को पूरा करता है, और जितना इलेक्ट्रॉन वो देगा वही उसका संयोजकता होगा, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसका संयोजकता होगा। हम देखेंगे कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन देंगे और किस कंडीशन में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा। देखते हैं, तो सोडियम है, कुल परमाणु संख्या 11, 2, 8 और 1। यदि इसे अपने बाहरी कोष को भरना है तो 2 कंडीशन, एक लेगा, दूसरा कंडीशन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन अलग से लेना पड़ेगा, जो कि इसके लिए आसानी से संभव नहीं है। तो इसके लिए आसान क्या होगा? आसान क्या होगा? 7 लेना या फिर 1 देना, तो जो कम होगा वो इजी, तो 1 दे देना इजी, अर्थात इसका जो संयोजकता है सोडियम का वो हमारा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष इसका तीसरा M कोष है, तीसरा कोष में 8 होना चाहिए, इसके पास 2 है, इसके पास वही कंडीशन है, या तो 6 लेंगे या तो 2 देंगे। तो स्थिति क्या है? कौन सा स्थिति आसान होगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देना, तो ये दूसरे तत्व को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात इसका भी संयोजकता जो है वो 2 हो जाएगा। अब सल्फर क्यों आते हैं? सल्फर में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है, 2 8 6, तीसरा कोष इसका M है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था आपका 8 इलेक्ट्रॉन,
अब इसे अपने बाहरी कोष को भरने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या तो 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। Eg क्या होगा इसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लेना, अर्थात इसका संयोजकता में होगा 2। अब हम बात करते हैं पोटेशियम का। बाहरी कोष में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहरी कोष मीन्स n कोष, n में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 1 है इसके पास। अगर बाहरी कोष को भरना है इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। Eg क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 1। उसी प्रकार से क्लोरीन है 2, 8 और 7 है। तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको बाहरी कोष को भरना है तो या तो 1 लेना होगा या तो 7 देना होगा। तो जैसा कि मैंने शुरू से बताया, जो आसान होगा वही लिखेंगे। तो इसके लिए आसान 1 इलेक्ट्रॉन लेना, अर्थात इसका जो संयोजकता होगा वो 1 होगा। तो आज हमने ये जाना कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल का कमी था कि परमाणु अस्थिर होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऊर्जा समीकरण बाहर जाता है, उस कमी को पूरा नील्स बोर ने किया था। ये कहकर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, उस कक्षा को उस इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। साथ ही साथ उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका कोई भी ऊर्जा समीकरण बाहर नहीं होता। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, तो 2n² के फॉर्मूले के अनुसार हमने समझा। फिर हमने देखा संयोजकता कैसे निकलता है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर उसके बाद भी किसी तरह कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही फोन कॉल के माध्यम से भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अंतिम वीडियो के साथ इस लेसन का मिलेंगे। उसका लेसन जो 4 है पूरी तरह से समाप्त।